वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंसोलिडेशन के टॉपिक में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। क्वेश्चन का टाइटल है रूबी लिमिटेड। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट जो होती हैं वो सब्सिडरी के नेट एसेट्स की जाती हैं एट एक्विजिशन डेट पर, और उसकी रीज़न है कि IFRS 3 हमसे रिक्वायर करता है कि हमने एक्विजिशन डेट पर एक एक्वायरर के तौर पे, जो कि पेरेंट कंपनी वाली बात हम करेंगे, कि रिकग्नाइज करना है गुडविल से अलग तमाम आइडेंटिफाइबल नेट एसेट और लाइबिलिटीज़ को जो हमें एक्वायरी से मिले यानी सब्सिडरी से मिले, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को उनको जो है वो रिकग्नाइज करना है। अच्छा, अब जो इनको रिकग्नाइज करना है वो ये करना है कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रोपोर्शनेट ऑफ नेट एसेट पे ले लें या आप फेयर वैल्यू पे ले लें, लेकिन बाकी एसेट और लाइबिलिटीज़ जो गुडविल से अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं उनको फेयर वैल्यू पे लेना होता है। तो हमें एडजस्टमेंट की कब ज़रूरत होगी? एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी कि जब फेयर वैल्यू पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो एसेट और लाइबिलिटीज़ बाद का जो सब्सिडरी की अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वो रिकग्निशन क्राइटेरिया को मीट नहीं करते। लेकिन अगर वो क्योंकि लाइक इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, तो वो एक सब्सिडरी अपनी बुक्स में इसलिए इंक्लूड नहीं कर सकती कि उसके लिए वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करते थे। लेकिन पेरेंट कंपनी के लिए वो रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट करते हैं क्योंकि वो उसके लिए एक परचेज एसेट है, तो वो रिकॉर्ड होगा। इसी तरीके से बाज़-औक़ात जो आपकी सब्सिडरी अपनी बुक्स में कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर रही होगी क्योंकि वो समझते हैं कि प्रोबेबल नहीं है आउटफ्लो। लेकिन अगर पेरेंट कंपनी के ये एस्टिमेट कर सकती है कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो फिर इसका मतलब है कि उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड होना चाहिए क्योंकि ये रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है। और जब आप किसी एसेट लायबिलिटी वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं तो फिर इसकी एक इम्प्लीकेशन ये होती है कि उस एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड जो पोस्ट एक्विजिशन चेंजेस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, अमॉर्टाइजेशन है, इम्पेयरमेंट वगैरह है, तो उनको भी आपको शामिल करना होगा। अब इसके जो हमारे पास इम्पैक्ट्स पड़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर, वो ये है कि आपको नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी को जो है वो इंक्रीज करना होगा। अब इसमें तीन बातें रेलिवेंट हैं। पहली बात ये कि एट एक्विजिशन डेट पर आप जब इंक्रीज करेंगे तो वो गुडविल को इम्पैक्ट करेगा। वर्किंग टू में सारी चीज़ें वर्किंग टू में ही हैं, लेकिन एक्विजिशन डेट वाले कॉलम में इफेक्ट आएगा। फिर पोस्ट एक्विजिशन का जो इफेक्ट है, जैसे डेप्रिसिएशन, अमॉर्टाइजेशन, इम्पेयरमेंट वगैरह का, ये पोस्ट एक्विजिशन के कॉलम में इम्पैक्ट आएगा। इससे ऑटोमेटिकली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और ग्रुप रिजर्व इफेक्ट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। जब आप पोस्ट एक्विजिशन की फिगर एनसीआई में लेकर जाएंगे और फिर ग्रुप रिजर्व में लेकर जाएंगे तो वहां पर फिर इसका इफेक्ट इस तरीके से खुद ही आ जाएगा। और फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो नेट अमाउंट से हमारा होगा, जो एक्विजिशन डेट और फिर बाद में डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट के इम्पैक्ट निकाल के। फिर ये कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और जो दूसरे एसेट और लाइबिलिटी हैं, जो अगर एक इम्पैक्ट फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि जी एक बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है, तो जहां पर हमने नेट एसेट्स के अंदर इम्पैक्ट लिया वहीं पर हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर भी इम्पैक्ट लेना होगा, और वो भी नेट अमाउंट से होगा। तो असल में डेबिट क्रेडिट तो ये दोनों नेट अमाउंट से होंगे, बाकी गुडविल और पोस्ट एक्विजिशन में हम उसकी बाइफर्केशन सिर्फ शो कर रहे होंगे। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम पर ऐसी एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, उसको भी देखने की ज़रूरत है। इसमें जो करंट ईयर से रिलेटेड जितना डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट वगैरह होगी वो करंट ईयर के एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद इसका एनसीआई के शेयर के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। टिपिकली एडजस्टमेंट्स में नहीं आता, लेकिन इसमें आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ये एसेट सब्सिडरी के एसेट्स हैं जिनकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। तो जब डेप्रिसिएशन या कोई चीज़ चार्ज हो रही होगी वो भी सब्सिडरी से रिलेट करती है, और इससे हमारे एनसीआई के शेयर के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अब इन इम्पैक्ट को कैसे शामिल करना है, उसके लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन अब हमारे पास है जिसका टाइटल है रूबी लिमिटेड, और इस क्वेश्चन का डाटा अब हम देखते हैं कि रूबी लिमिटेड एक्वायर्ड 80% ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अदील लिमिटेड। तो पेरेंट कंपनी का नाम है रूबी लिमिटेड और सब्सिडरी कंपनी का नाम है अदील लिमिटेड। 1 जुलाई 2021 को एक्वायर किया। उसके बाद हमें एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड सी गिवन है, फिर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, उनको हम थोड़ा इवेल्युएट कर लेते हैं। पहले तो ये कि RL Meyers नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू at the date of acquisition that was calculated at 225 million।
तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, जिससे पता चलता है कि फुल गुडविल है। फेयर वैल्यू खुद बता भी दी 225 मिलियन है और गुडविल इम्पेयर नहीं हुई, तो इम्पेयरमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी यहाँ पे। फिर at the date of acquisition all the asset of AL had fair value equal to their carrying amount except as follows, यानी बाकी की वैल्यू तो ठीक थी, तीन एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू में कुछ इश्यूज हैं, लैंड, ब्रांड और इन्वेंट्रीज, तो इनको हम फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में कंसीडर कर लेंगे। अब आरएल के लिए हमने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनानी है जून 30 2022 के ईयर एंड पे जो डेट है उसके लिए। तो अब ये हमारे पास क्वेश्चन का डाटा है और इसके मुताबिक हम सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि हम फॉर्मेट बना लें। तो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले एंटिटी का नाम रूबी लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट जून 30 जून 2022। तो हमें पहले तो नॉन करंट एसेट्स लिखने हैं, फिर करंट एसेट्स, फिर इक्विटी और फिर लायबिलिटीज। वर्किंग्स जब हम बनाएंगे तो हमारी जो पहली वर्किंग है वो ग्रुप स्ट्रक्चर की बनेगी, जिसके अंदर हमें 5 चीज़ें मेंशन करनी होती हैं: सब्सिडरी, एक्विजिशन डेट, पेरेंट ओनरशिप, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट और गुडविल मेथड। तो क्वेश्चन में ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है। सब्सिडरी का नाम जो है वो अदील लिमिटेड है और 1 जुलाई 2021 को यानी 1 साल पहले एक्वायर किया था। पेरेंट का शेयर 80% है, यानी एनसीआई का शेयर 20% होगा। और साथ ही क्वेश्चन के अंदर ये बताया हुआ है कि फुल गुडविल मेथड यूज़ करना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। तो ये सारा डाटा क्योंकि अवेलेबल है तो इसको हम नोट कर लेते हैं। सब्सिडरी अदील लिमिटेड, एक्विजिशन डेट 1 जुलाई, 1 साल पहले। पेरेंट की ओनरशिप जो है वो 80% है, एनसीआई की 20% है और गुडविल का मेथड जो है वो फुल है। इसके बाद एज यूजुअल वर्किंग 2 जो है वो 3 कॉलम के साथ हम बनाएंगे कि एक्विजिशन डेट, पोस्ट एक्विजिशन और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर क्या थी। फिर वर्किंग 3 भी एज यूजुअल हमारी गुडविल की बनेगी। वर्किंग 4 हमारी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की बनेगी और ग्रुप रिटर्निंग वर्किंग 5। तो फॉर्मेट हमने बना लिया। इसके बाद हम क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर फोकस कर रहे हैं तो हम इसकी उन फिगर्स को शामिल करेंगे जो डायरेक्टली हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जानी है। तो इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर है, हमारे पास करंट एसेट्स की फिगर है और हमारे पास लाइबिलिटीज़ की फिगर है। और जो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम होता है वो सिर्फ पेरेंट का जाना होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। ये तो ये जिन फिगर्स को हमने टिक किया है इनको हम सिंपली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 500 और 600। उसके बाद हमारे पास करंट एसेट्स हैं 280 प्लस 410। शेयर कैपिटल हमें सिर्फ पेरेंट का लेना है 800 और लाइबिलिटीज़ की फिगर हमारे पास गिवन है 250 और 230। इसके बाद क्वेश्चन की अगर बाकी फिगर्स को देखें तो जो इन्वेस्टमेंट इन एएल है यानी सब्सिडरी है ये गुडविल की कैलकुलेशन में जानी चाहिए वर्किंग 3। और जो सब्सिडरी के शेयर कैपिटल और रिटर्निंग है ये वर्किंग 2 का हिस्सा बनेगा और पेरेंट की रिटर्निंग ग्रुप रिजर्व का हिस्सा बनेगा यानी वर्किंग 5 में। तो ये बाकी सारी फिगर्स भी अब हम रिस्पेक्टिवली वर्किंग्स के अंदर नोट कर लेते हैं। शेयर कैपिटल और रिटर्निंग जो है वो सब्सिडरी की ये हमें 500 और 280 बताई हुई है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की फिगर गुडविल के अंदर आएगी 530 और फिर पेरेंट की जो रिटर्निंग है वो ग्रुप रिजर्व्स में 260। ये फिगर जब हमने क्वेश्चन की नोट कर ली तो फिर अगले स्टेप पर चलते हैं कि और क्या करना है हमने। तो इसमें हमें बताया हुआ है कि एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और वो फेयर वैल्यू 225 मिलियन की हमें गिवन है। तो इसको हम वर्किंग के अंदर नोट कर लेंगे। एक तो ये गुडविल की वर्किंग में फिगर जाती है और दूसरा इफेक्ट इसका ऑब्वियसली एनसीआई के अंदर होता है क्योंकि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की वैल्यू है एट एक्विजिशन डेट 225 मिलियन।
अब नेक्स्ट इशू, अब हमारे पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं और उनका इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो सबसे पहले लैंड है, इसकी बुक वैल्यू 90 है, जबकि हमें इसको 70 पर लेकर जाना है क्योंकि हमें फेयर वैल्यू पे लेना है। लैंड इज़ नॉट इम्पेयर्ड, यानी ये परमानेंट डिक्लाइन नहीं है वैल्यू के अंदर, और क्योंकि उसने क्या है, नॉट इम्पेयर्ड एज वैल्यू यूज वाज एस्टिमेटेड टू बी 120 मिलियन। तो याद रखें, हमने कोई वैल्यू यहाँ पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग नहीं कर रहे, हमने फेयर वैल्यू पर लेकर जाना है। यहाँ पर हमारा फोकस रिकवरेबल अमाउंट नहीं है, हमारा फोकस फेयर वैल्यू है। और आर एल और ए एल जो है वो दोनों ही कॉस्ट मॉडल को यूज करते हैं। तो स्टिल बेशक कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं, एक्विजिशन डेट पर आपने फेयर वैल्यू पर फिगर्स को लेकर जाना है। तो अब ये क्योंकि लैंड है तो इसमें कोई पोस्ट एक्विजिशन चेंज नहीं होगा, इसमें कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का इम्पैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चीज़ों जो लिखेंगे, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट लैंड है, तो इसमें एक्विजिशन डेट पर भी 20 से कम हो गई और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पर भी 20 से कम हो गई। पोस्ट एक्विजिशन डेट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब इसका जो सेकंड इम्पैक्ट है वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आना चाहिए, जहां पर हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को 20 से रिड्यूस कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन में दूसरे आइटम की तरफ। तो दूसरा आइटम हमारे पास है ब्रांड का। ब्रांड बुक वैल्यू नील है और फेयर वैल्यू 50 है, तो नील से 50 पर लेकर जाना है। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 5 ईयर्स है एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो पॉइंट ये है कि चाहे सब्सिडरी के लिए वो इंटरनली जनरेटेड हो, पेरेंट कंपनी के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो इंटरनली जनरेटेड नहीं है, परचेज है, तो हम इसको 0 से 50 पर ले जाएंगे। तो 50 से बढ़ा देंगे, लेकिन फिर बाद में हमें इंपेयरमेंट चार्ज करनी होगी। रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स है तो 10 की इंपेयरमेंट चार्ज होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर इम्पैक्ट 40 का होगा। तो नेट इफेक्ट 40 का आना चाहिए, यानी 50 माइनस 10। ये हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर देते हैं। इंटेंजिबल एसेट ब्रांड 50 माइनस 10, 40 का नेट इम्पैक्ट। इसके बाद इन्वेंट्रीज का भी इम्पैक्ट है कि इन्वेंट्रीज को हमने लेकर जाना है 20 से 28 पर। तो ये 8 का इजाफा है। 75% ऑफ दीज इन्वेंट्रीज हैव बीन सोल्ड, जितनी सेल हो गई, यानी 8 में से 75% सेल हो गई जो कि 6 बनता है, और 25% अभी सेल नहीं जो कि 2 बनता है। तो एक्विजिशन डेट पर जो इम्पैक्ट आपका था 8 का, वो फिर 75% रियलाइज हो गया 6 से, और अब वो इम्पैक्ट सिर्फ 2 का बच गया। तो हम जो इन्वेंट्रीज के अंदर एडजस्टमेंट हमारी जाएगी वो 2 की जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स में होती है इन्वेंट्री, तो इसको हम यूं शो कर देते हैं कि +8 - 6। डायरेक्टली आप 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे इम्पैक्ट्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए। अब यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो यही था कि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तीनों कॉलम्स के अंदर इम्पैक्ट लेना है, कि एक्विजिशन डेट के अंदर भी हमें लेना है, उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन के अंदर भी लेना है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे नेट इम्पैक्ट, और उतने ही नेट इम्पैक्ट हम स्टेट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इन्वेंट्री या ब्रांड वगैरह की अमाउंट के अंदर भी ले रहे हैं। तो ये सेकंड इम्पैक्ट है। और फर्स्ट इम्पैक्ट एक्चुअली ये है जिसका ब्रेकअप फर्स्ट 2 स्टेप में आ रहा होता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की फिगर्स भी रिकॉर्ड हो गई। अब अगर हम वर्किंग्स के अंदर देखें तो अब हमें वर्किंग्स को कंक्लूड करने पे काम करना चाहिए। तो शेयर कैपिटल तो एक्विजिशन डेट पर भी 500 होगा। अब रिटर्निंग को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है, उसके लिए क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो हमें प्रॉफिट और लॉस जो दिया हुआ है उसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर 110 है, और सब्सिडरी को एक्वायर किए हुए भी 1 ईयर हुआ है, तो यही फिगर है पोस्ट एक्विजिशन की। तो पोस्ट एक्विजिशन अगर 110 है तो 280 में से 110 निकाल दें तो बाकी 170 प्री एक्विजिशन बन जाता है। और इस बेसिस पर अब हम जो है इस वर्किंग को टोटल कर लेते हैं। एक्विजिशन डेट पर 708, पोस्ट एक्विजिशन डेट पर 94, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर 802। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल के अंदर इन्वेस्टमेंट और एनसीआई की फिगर मिलाकर बनती है 755, जिसमें से वर्किंग 2 जो हम एक्विजिशन डेट पर फिगर है 708 की जब लेस करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 47 की, जो कि एक्विजिशन पर है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी यही रिफ्लेक्ट होगी। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो पोस्ट एक्विजिशन में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो है प्रॉफिट 94 है। 94 में इनका हिस्सा
20% के हिसाब से कितना बनेगा 18.8, तो ये टोटल आ जाएगा 243.8। तो इसको भी हम अपनी इक्विटी के पोर्शन के अंदर रिफ्लेक्ट कर देंगे। और इसके बाद अब हम चलते हैं और आखिरी अपनी वर्किंग देखते हैं ग्रुप रिजर्व की। तो ग्रुप रिजर्व के अंदर सब्सिडी के जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हैं, जिस तरह 20% हमने यहाँ दिया है, तो बाकी जो 80% का इम्पैक्ट है वो पेरेंट का होगा, विच वुड बी 75.2, और ये टोटल 335.2 का हमारे पास बन जाएगा। इसको भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो कर देंगे। अब सारी वर्किंग शामिल हो चुकी हैं, तो बाकी टोटल कर लेते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का टोटल 1080, करंट एसेट्स का एडजस्टमेंट के बाद टोटल 692, तो हमारे पास टोटल एसेट 1859 के आ जाएंगे। इसी तरह लाइबिलिटीज़ का टोटल 250 प्लस 230 करेंगे 480, और लाइबिलिटी और इक्विटी का जो सारा टोटल है वो भी हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 1859। तो ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैली हो गई, और हमने कॉन्सेप्ट में जो इम्पैक्ट्स पड़े थे वो इनकॉर्पोरेट करके ऐसा हो सका। नेक्स्ट आइटम हमारे पास ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में कैसे डील करें। तो उसके अंदर जो रिलेटेड एक्सपेंस होता है पोस्ट एक्विजिशन वाला, जो करंट ईयर से रिलेट करता है, उसको हमें अपना एक्सपेंस का हिस्सा बनाना है। तो इसको एक्सपेंस का हिस्सा बनाने के लिए हम चलेंगे और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के लिए आपको सबसे पहले एंटिटी का नाम रूबी लिमिटेड, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, और फीस इन मिलियन आ गया। जो आइटम अब हमारे पास हैं वो रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन और फाइनेंस कॉस्ट के एक्सपेंसेस हैं, फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर टैक्स आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जो है वो एट्रीब्यूट करना होगा ऑनर्स ऑफ पेरेंट में और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में, जिसके लिए क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो हमें एनसीआई का शेयर इन प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फिगर में। तो अब क्वेश्चन के अंदर हम जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो फिगर्स टोटल और सब टोटल के अलावा हैं, उन सारी फिगर्स को हमें नोट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें लेना है रेवेन्यू को, कॉस्ट ऑफ सेल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, एडमिन एक्सपेंस को, फाइनेंस कॉस्ट को और टैक्स को। ये सारी फिगर्स जब हम लेंगे तो इसमें हमने टोटल्स और सब टोटल्स नहीं लेने, ठीक है। टोटल्स और सब टोटल्स नहीं लेने, तो बाकी फिगर्स को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। सिंपली हमने रेवेन्यू की फिगर, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर, पूरा 1 ईयर हो चुका है इसलिए हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड शामिल कर लिया, फाइनेंस कॉस्ट, सारी फिगर्स शामिल कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है एडजस्टमेंट्स का। तो आप अगर नोटिस करेंगे तो वर्किंग्स के अंदर हमारी जो एडजस्टमेंट है वो एक तो ब्रांड की अमोर्टाइजेशन है पोस्ट एक्विजिशन टाइम, लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांड की जो एडजस्टमेंट है वो 10 से एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है अमोर्टाइजेशन का, और इन्वेंट्रीज में 6 का इफेक्ट आना है। इन्वेंट्रीज का इफेक्ट अब जो जाता है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता है, तो इन्वेंट्रीज वाला इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉर्ड कर देते हैं, और जो ब्रांड की अमोर्टाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। अब सिंपली एडजस्टमेंट जब हमने कर लिए हैं तो हम टोटल कर देते हैं। रेवेन्यू 2708, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के साथ 1966, और इस तरह से हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 742। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ब्रांड अमोर्टाइजेशन के साथ 130 की, एडमिन एक्सपेंसेस 185 के, फाइनेंस कॉस्ट 10 की, तो हमारे पास इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है 417, टैक्स आएगा 143 का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 274 का। अब यही 274 हमने एलोकेट करना है ऑनर्स ऑफ पेरेंट और एनसीआई में। अब एनसीआई की जो हमारी वर्किंग्स होंगी उसमें अगर हम देखें तो हमें प्रॉफिट पहले कितना गिवन है सब्सिडरी का, हमें इसको देखना है। देखें सब्सिडरी का प्रॉफिट गिवन है 110 का, और फिर ये जो दोनों एडजस्टमेंट हमने की हैं ये भी क्योंकि सब्सिडरी से रिलेट करती हैं, और यहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट वाइज भी देखें कि इंक्लूड द इम्पैक्ट इन कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई शेयर। तो ना सिर्फ ये कि आपने रेलिवेंट इनकम एक्सपेंस को इंक्रीज करना है, आपने एनसीआई शेयर के अंदर इम्पैक्ट भी लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सब्सिडरी का प्रॉफिट गिवन है वो तो हो गया जी 110, लेकिन उसमें इन्वेंट्री का जो एक्सपेंस है 6 वाला ये हमने ऊपर रिकॉर्ड किया, और फिर
ब्रांड की अमोर्टाइजेशन है 10 की। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब्सिडरी से रिलेट करती हैं, तो इनको एडजस्टमेंट करने के बाद सब्सिडरी का जो प्रॉफिट है विच इज वुड बी कॉल्ड सब्सिडरीज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। इसमें हमें एनसीआई की परसेंटेज से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 18.8 की फिगर बनती है। तो एनसीआई की जो फिगर है हमारे पास वो ये नोट 1 से हमारी कैलकुलेट हुई 18.8 की। तो जो बाकी फिगर है एज अ बैलेंसिंग फिगर वो हमें पता चलेगी कि वो पेरेंट से रिलेट करती है 255.2 की। इस तरह से ये टोटल 274 बन गया। तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के ऊपर हमने आज कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया और उसके साथ ही क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको थ्योरेटिकली भी डिस्कस किया, और एक क्वेश्चन के ऊपर डिटेल में अप्लाई करके भी देखा कि ये सारे स्टेप्स हमें कैसे इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।